सखी सहेली के सभी सखियों, सखाओं, सुनने वालों को रज्जो मौसी का नमस्कार। और सोनाली, तुमको बहुत सारा प्यार। रज्जो मौसी, आपको भी मेरा सब प्रेम नमस्कार और सभी श्रोताओं को, सखियों को, सखाओं को भी मेरा सब प्रेम नमस्कार। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप कैसी हैं सोनाली? मैं भी मजे में हूँ और आशा करते हैं कि हमारे सारे श्रोतागण खुश होंगे और मैसेज लिख रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और विविध भारती सुनते रहते हैं 24/7, 24 घंटे, 7 दिन। और अपने जो ख्याल हैं, अपने जो विचार हैं, अपनी जो भावनाएं हैं, अपनी सोच है, हम तक पहुंचाते रहते हैं। और उनकी सोच के कारण ही तो हमारा प्रोग्राम जो है समृद्ध है ना। बिल्कुल है, इतना खूबसूरत हो जाता है इन सभी श्रोताओं का जब हमें साथ मिलता है तो। बिल्कुल बिल्कुल। और हम इनके साथ के लिए हमेशा जिसे कहते हैं कि तत्पर रहते हैं और इच्छुक रहते हैं जी। तो आज सखी सहेली में हमारे जो विषय हैं, कुछ श्रोताओं ने लिख भेजा है कि भाई बहुत विषय जो हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत मजा आएगा सुनने में। उम्मीद करती हूँ सच में मजा आए आपको। आप सिर्फ यूं ही ना लिख दीजिए, वैसे वो ऐसे लिखते नहीं, जो वो सोचते हैं साफ साफ लिख देते हैं। बिल्कुल ये नहीं सोचते कि हमें अच्छा लगेगा या नहीं। कोई बात नहीं, हम तो इस तरफ बैठे हैं रिसीविंग एंड पे, तो हम बिल्कुल इनकी हर बात जो है नाराजगी सर आंखों पर। तो आज बुद्ध पूर्णिमा है, तो हम इस पर भी बातचीत करेंगे। और फिर जल को कैसे, उनका संचयन कैसे, वर्षा जल संरक्षण, बिल्कुल वर्षा जल जो है उसको कैसे बचाएं और कहाँ ले चलेंगे आज हम सुंदरवन ले जाएंगे, जो बहुत खूबसूरत जगह है। मौसी जी, मैं एक बार गई भी हूँ वहाँ पर। अच्छा। और बहुत अद्भुत अनुभव था। तो आज तो सोनाली अपने भी अनुभव साझा करेगी यहाँ पे। क्या बात है। और वो दिन याद करो भी है ना आज। उसमें हम याद करेंगे कि जब परीक्षा के परिणाम आए थे तो कभी कभी बहुत इन्हें धड़कनें भी तेज हो गई होगी, कभी कभी है ना शाबाश भी कहा होगा। जिनकी परीक्षा बहुत अच्छी गई होती है उन्हें भी जो है उनकी भी धड़कनें बहुत बढ़ जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? पता नहीं क्यों। परीक्षा कुछ ऐसी चीज ही बनाई है ना। काश ऐसी चीज ना होती परीक्षा, है ना। हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं उसको पर्व की तरह लो, उसे मनाओ, लेकिन फिर भी लोग घबराते हैं। अभी भी डर लगता है ना। अभी भी डर लगता है उस दिन को जब याद करते हैं तब, है ना। और मतलब अच्छा, आज अभी भी डर लगता है। पता नहीं क्यों। ऐसे मेरा 10th का रिजल्ट आया था, तब मैं कितनी घबराई हुई थी, पर बाद में हंसी नहीं आती। इतना घबराने की क्या बात थी? पर पता नहीं, वो माहौल ही वैसा होता है ना उस वक्त का, है ना। लेकिन अब तो हंसी आनी चाहिए। अब तो हंसी आती है, पर थोड़ा सा कि अरे कैसे हाल हुए थे ना, ये भी याद आता है वो दिन। और कभी कभी खुश भी हो जाते कि अरे वाह, बाद में कितना उत्सव था, कितना मजेदार वो हमने पर्व जैसा मनाया था रिजल्ट को, है ना। सो ये जो मन है ना वो सच में बहुत विचलित होता है, डरता है, घबराता है। तो बस चलो हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बातचीत तो होगी ही, श्रोताओं के जो सारे संदेश हैं वो भी हम शामिल करेंगे, लेकिन एक गीत से आगाज कर देते हैं।
लगी हूँ, नहीं होश मुझको न फिक्र, कोई मिल जाए बस तेरा जिक्र, कोई जाने क्यों आहे भरने लगी हूँ, मुझ पे अब तेरा नशा है छा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा। कभी रोई रोई, कभी जागती हूँ, कभी सोई सोई, कभी खोई खोई, कभी रोई रोई, कभी जागती हूँ, कभी सोई सोई, इसमें मेरी कुछ खता नहीं, ये क्या है मुझको पता नहीं, किस ओर जा रही मेरे दिल की राहें, हाँ बस ये पता है कोई दिल पे छा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, ये मन बावरा हुए जा रहा, बावरा बिल्कुल मन हो जाता है ना। और हमारे श्रोता कहीं बावरे ना हो रहे हों कि भाई अब आगे भी बात की जाए। हाँ, बहुत लंबा सा संदेश है क्या? बहुत लंबे लंबे संदेश है ना, बहुत मीठे, बहुत प्यारे कह लीजिए। हमारे श्रोता जो है उनकी लेखनी इतनी समृद्ध है कि वे हर बार बहुत सुंदर अंदाज में अपने संदेश भेजते हैं। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने आज हमें बुद्ध पूर्णिमा की बहुत सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं दी है। हमारे एक साथी लिखते हैं, बुद्ध पूर्णिमा जिसे बुद्ध जयंती या वैसाख के नाम से भी जाना जाता है, हर साल हिंदू कैलेंडर माह वैशाख की पहली पूर्णिमा को मनाई जाती है। यह दिन भगवान गौतम बुद्ध की जयंती के रूप में विशेष महत्व रखता है, जिनका जन्म राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के रूप में लगभग 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। हाँ, और एक ने लिखा है कि भाई धार्मिक मान्यता के अनुसार वैशाख पूर्णिमा भगवान बुद्ध के जीवन की 3 अहम बातें, बुद्ध का जन्म, बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति और बुद्ध का निर्वाण के कारण भी विशेष तिथि मानी जाती है। और इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था और संयोग से इसी दिन भगवान बुद्ध को ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और आप सभी को इन्होंने जो है बहुत सारी शुभकामनाएं भेजी हैं। बिल्कुल, आज बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख माह की पूर्णिमा के दिन ही गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था और इसी दिन उन्हें ज्ञान की भी प्राप्ति हुई थी और इसी दिन उनका महानिर्वाण भी हुआ था। ये सब हमारे श्रोता भी लिखकर भेज रहे हैं। सोनाली जी। और उनका जन्म एक राज परिवार में हुआ था। फिर उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज कल्याण और ध्यान यानी मेडिटेशन में लगा दिया और उन्होंने लोगों को अहिंसा और करुणा का भाव सिखाया। गौतम बुद्ध के अनमोल विचार आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। बिल्कुल, भगवान बुद्ध का संदेश ये था कि जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि स्वयं पर विजय प्राप्त करना, जिसे कोई छीन नहीं सकता। और भगवान बुद्ध के बहुत सारे संदेश हैं, पर मौसी जी बस हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है ना। बिल्कुल, क्योंकि भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि भगवान बुद्ध का संदेश ये कहता है कि मनुष्य की जैसी सोच होती है वो व्यक्ति वैसा ही बन जाता है। बुराई को बुराई से खत्म करने की बजाय बुराई को प्रेम से खत्म करना चाहिए। बिल्कुल, और एक हमारे श्रोता भी लिखकर भेजते हैं कि महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन में हम लोगों को जो शिक्षा दी थी वो सुनेंगे। मैं 10वीं कक्षा की परीक्षा देकर राजस्थान से मेरठ शहर चला गया था, लेकिन
रिजल्ट आने के दिनों में मुझे थोड़ी घबराहट और खुशी भी थी। उन्हीं दिनों डाकिया आता था और चिट्ठी लेकर तो मन घबराता था क्योंकि पूरा विश्वास नहीं था। अच्छा, इन्होंने रिजल्ट की बात की है, लेकिन इन्होंने चारों संदेश को एक में मिला दिया है। लेकिन हमारे लिए ये थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि जो विषय है हम उससे ही संबंधित आपके जो संदेश है वो इसमें पढ़ेंगे। बिल्कुल। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि भाई भूतकाल की बीती कड़वी यादों को याद कर दुखी होना या भविष्य के सपने देखने के बजाय वर्तमान का आनंद उठाओ और खुश रहो। और जिस तरह जलता हुआ दिया हजारों लोगों को रोशनी देता है, वैसे ही हमारा जीवन होना चाहिए। खुशियां बांटने से प्यार बढ़ता है और जीवन सफल हो जाता है। बिल्कुल। तो हम यहाँ पर एक गीत सुन लें। जब दुनिया से प्यार उठे जब दुनिया से प्यार उठे, नफरत की दीवार उठे, माँ की ममता पर जिस दिन बेटे की तलवार उठे, धरती की काया कांपे, अंबर डगमग उठे रोज, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, सब मानव तू मुख से बोल, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं
फिल्म अंगुलीमाल का ये गाना था और हमारे एक श्रोता ने बुद्ध पूर्णिमा पर एक बहुत ही सुंदर संदेश भेजा है। लिखते हैं कि वैदिक सिद्धांत से अभिभूत इनके विचार भी, यानी बुद्ध के विचार भी अपरिग्रह का ही संदेश देते हैं। त्याग की तो ये स्वयं ही अपने आप एक मिसाल है। दया का भाव बिना त्याग के आता ही नहीं। फिर ये ही तो ऐश्वर्य गुण है। सत्य अहिंसा के इस पुजारी ने अपने धर्म का भारत में ही नहीं बल्कि अन्य देशों में अपने उपदेशों से अभिभूत किया है। चीन, जापान जैसे अनेक देशों में ये धर्म प्रचलित है। तो बस जैसे मैंने अभी भी कहा था कि इन सिद्धांतों को हमें अपनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम पढ़ते बहुत सारी चीजें हैं, बस उसे हम धारण नहीं कर पाते। थोड़ी तकलीफ होती है, पर अगर कोशिश की जाए तो हर कोई बात संभव हो सकती है। जैसे जल का संचय करना, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। अब खासकर वर्षा जल का, कितनी बारिश होती है और सारा पानी जो है वो बह जाता है और समुद्र में मिल जाता है। तो हमारी कोशिश होना चाहिए कि इतना जो हमें प्रकृति इतना भर भर के देती है तो उसे सहेज के रखने का काम हमारा है। बस थोड़ी सी हमें जागरूक होने की जरूरत है और थोड़ी सी यानी मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि जल जो है प्रकृति के अनमोल धरोहर है और बिना पानी के जीवन संभव नहीं है। और प्रति वर्ष हम सभी देखते हैं कि गर्मियों के मौसम में हमें जल की कितनी कमी महसूस होने लगती है, पर अगर हम वर्षा जल के संचय के उपायों को अपना ले तो काफी हद तक जल संकट पर मात कर सकते हैं। बिल्कुल, विश्व में कई ऐसी जगह हैं जहां जल संचयन के द्वारा वर्षा जल का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं। जैसे न्यूजीलैंड है, वहां पर वर्षा जल का उपयोग बखूबी किया जाता है। और हमारे देश में भी मौसी जी, राजस्थान के लोग जो है वर्षा जल संचयन करके जल एकत्रित करते हैं और घर की छत हो या फिर विद्यालय या फिर कार्यालयों की छत पर से जमा जल राशि को भूमिगत टैंक में पाइप के द्वारा पहुंचाया जाता है और इस पानी का उपयोग किया जाता है। और बहुत सी जगह पर वर्षा जल का संचयन करके उन्हें बोरवेल के गड्ढे में पाइप के माध्यम से डाला जाता है ताकि बोरवेल का पानी का स्तर बढ़े और भूमिगत का ये जो है निर्माण जल संग्रह का बेहतरीन तरीका है कि है ना। और साथ ही एक और तरीका है मौसी जी, भूमिगत टैंक का निर्माण करवाते हैं बहुत सारी जगह पर, जो जल संग्रहण का एक बेहतरीन तरीका है। इसमें वर्षा जल को जमीन के अंदर स्थित टैंक में भेज दिया जाता है, जिससे भूमिगत जल का स्तर भी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य की किरणें पहुंच नहीं पाती और जिसके कारण पानी सोख नहीं लिया जाता है। जमीन ज्यादा सोख लेती है पानी, क्योंकि अगर बाहर रहेगा अगर पानी, बारिश तो इतनी होती है पर वो भाप बनकर सब पानी उड़ जाता है, पर अगर हम उसे संचय करके जमीन के अंदर डाल देंगे तो वो भाप बन के उड़ेगा नहीं और वो रहेगा जी, है ना। एक श्रोता ने लिखकर भेजा है कि संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। परिवहन प्रणाली इसका उपयोग जल ग्रहण क्षेत्र से पुनर्भरण क्षेत्र तक एकत्रित जल को परिवहन करने के लिए किया जाता है। फ्लश यानी इसका उपयोग पहली बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। उन्होंने कुछ संचयन प्रणाली बताए हैं यहाँ पर और फिर फिल्टर के बारे में बताया कि एकत्रित वर्षा जल को फिल्टर करने और प्रदूषकों को हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। टैंक और पुनर्भरण संरचनाएं ये भी है। फिल्टर किए गए पानी को संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है जो उपयोग के लिए तैयार होता है। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि आज सबसे अच्छा विषय है जल। हम सभी देशवासियों ने जो लगभग 40 साल उम्र के, उन्होंने जल के लिए दादाजी, माताजी, बहनों, रिश्तेदारों को कुएं में पानी लेने जाते हुए फिर नल से पानी लाते हुए देखा है। अब पानी बोतल में मिल रहा है। विचार करना चाहिए आने वाले समय में पानी का क्या हाल होगा। जल की बचत करे, फालतू व्यर्थ ना करे। भोजन बगैर 4 दिनों चल सकते हैं, परंतु जल बगैर हम विचार भी नहीं कर सकते। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा आपने कि जल बगैर हम विचार भी सोच ही नहीं सकते, है ना। और ग्रामीण क्षेत्रों में गर्मी के मौसम में भी तालाबों की खुदाई या फिर कृत्रिम जलाशयों की खुदाई करवानी चाहिए ताकि उसमें वर्षा जल का संग्रहण हो जाए और इस पानी का उपयोग कृषि कार्यों में किया जा सकता है। और बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे प्रयोग करना चाहिए, जैसे पहाड़ी और ढलान वाले क्षेत्रों में मेड़ों का निर्माण कर वर्षा जल को बहने से रोका जा सकता है। यानी इसकी तैयारी ना अभी से ना गर्मियों में ही करना चाहिए, क्योंकि एक बार अभी 1-1.5 महीना है बारिश आने में, तो अभी से इसकी तैयारी करना चाहिए कि जो पहाड़ी के क्षेत्र है या तो वहां पर खुदाई कर दे, तालाब जैसा बना दे, उसमें पानी जमा हो जाएगा, या फिर वहां पर मेड़ों का निर्माण कर दे जिससे जो ढलान से पानी बह न जाए।
बिल्कुल। और एक श्रोता लिखते हैं कि वर्षा जल संचयन के लिए हमारी कॉलोनी में पहले से ही ऐसी व्यवस्था की गई है कि सभी ब्लॉक के घर की छतों का पानी कॉलोनी के बगीचे में जाए। और आजकल लोगों में इस कार्य हेतु जागरूकता भी दिखाई देती है। जितने भी नए कंस्ट्रक्शंस हो रहे हैं वहां भी इस तरह वर्षा जल संचयन के काम को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंक बनवाकर सभी पानी का उपयोग करने का अच्छा प्रयास है। मेरी शाला में भी इस और काफी प्रयास चल रहा है। स्कूल लिखना चाह रहे होंगे क्या? हम स्वयं सब्जी चावल दाल धोकर बचे पानी को पेड़ों में डालते हैं। क्या बहुत अच्छी पहल है। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि जल ग्रहण संग्रहित वर्षा जल को एकत्रित और संग्रहित करने के लिए उपयोग किया जाता है। परिवहन प्रणाली इसका उपयोग जल ग्रहण क्षेत्र से पुनर्भरण क्षेत्र तक एकत्रित जल को परिवहन करने के लिए किया जाता है। और ये जो फ्लश इसका उपयोग पहली बार बारिश के पानी को बाहर निकालने के लिए किया जाता है। और फिल्टर एकत्रित वर्षा जल को फिल्टर करने और प्रदूषकों को हटाने के लिए किया जाता है। टैंक और पुनर्भरण संरचनाएं फिल्टर किए गए पानी को संग्रहित करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। ऐसी बहुत ज्यादा से ज्यादा भाई पेड़ लगाए जाने चाहिए, बाग बगीचे लगाएं ताकि वर्षा जल मिट्टी में जाकर जमीन में जाए और जिससे जमीन का जो वर्षा जल स्तर है उसमें बढ़ोतरी हो। और साथ ही जो मौसी जी एक और बात हो रही है कि हर जगह कंक्रीटीकरण हो रहा है। जैसे रास्ते जो है सीमेंट के बन रहे हैं, तो हमारी ये कोशिश हो कि कुछ जगह ऐसी भी खाली रखे जिसमें जमीन के अंदर पानी जाए। तो हमें ज्यादा से ज्यादा लॉन लगाना चाहिए, बगीचे लगाना चाहिए, पेड़ पौधे उगाना चाहिए। और ऐसा ना हो कि बस हमारे घर में कीचड़ के पैर ना आए इसलिए हम आंगन में भी सब तरफ टाइल्स लगा दे रहे हैं, सीमेंट लगा दे रहे हैं। तो ऐसा ना करें, क्योंकि अगर ये पानी बरसा हुआ पानी जमीन के अंदर जाएगा तभी तो वो साल भर हमारे लिए उपलब्ध रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम आज इस तरफ नहीं अग्रसर होते हैं, नहीं ध्यान देते हैं, तो आने वाले दिनों में आने वाली पीढ़ी के लिए क्या परेशानियां होंगी। जैसे हमारे श्रोता ने लिखा है कि उस पर विचार भी नहीं किया जा सकता, हम सोच भी नहीं सकते हैं कि क्या होगा। भाई वर्षा जल संचय ये इस कार्य की तो निंदा की गई। हमारे श्रोता लिखते हैं अब परिग्रह में जीवन यापन का निर्देश है, लेकिन युग बदल रहा है, फिर बदलाव प्रकृति का शाश्वत सत्य भी है। इस दृष्टिकोण से ऋण लेकर घी पीने वाले युग में उन्होंने बहुत कुछ लिखकर भेजा है। और एक श्रोता लिखते हैं कि बड़े बड़े बांधों के माध्यम से वर्षा जल को बहुत ही बड़े पैमाने पर रोका जाता है, जिन्हें गर्मी के महीनों में या पानी की कमी होने पर कृषि, बिजली उत्पादन और पाइपों के माध्यम से घरेलू उपयोग में भी इस्तेमाल किया जाता है। जल संरक्षण के मामले में बांध बहुत कारगर साबित हुए हैं, इसलिए भारत में कई बांधों का निर्माण किया गया है। साथ ही भंडारण ही नए बांध भी बनाए जा रहे हैं। और अभी तो विचारणीय बात है, बुआ जी के गाना सुनवा दिया जाए। जरूर। जाने मेरी अखियों ने देखा है क्या, देखा है क्या, पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया। जाने मेरी अखियों ने देखा है क्या, देखा है क्या, पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया। मुखड़े पे नन्ही नन्ही बूंदों के धारे, चंदा के साथ जैसे छोटे छोटे तारे, दिन में है तारे ये जादू है क्या, पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया। जाने तेरी अखियों ने देखा है क्या, देखा है क्या, पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया।
तेरे पग वहाँ मन भी चला है, क्या है ये नाता जरा तू ही बता। पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया। जाने तेरी अखियों ने देखा है क्या, देखा है क्या। पानी से निकला है चांद नया, पानी से निकला है चांद नया। हाँ, आप एक संदेश पढ़ने वाली थी सोनाली जी। हमारी एक साथी लिखते हैं कि छत प्रणाली, इस तरीके से हम छत पर गिरने वाले बारिश के पानी को संचय करके रख सकते हैं। ऐसे में ऊंचाई पर खुली टांकियों का उपयोग भी किया जाता है, जिनमें वर्षा जल को रोग ग्रहित करके नलों के माध्यम से घरों तक पहुंचाया जाता है। ये पानी स्वच्छ होता है, जो थोड़ा बहुत ब्लीचिंग पाउडर के इस्तेमाल के बाद पूर्ण तरीके से उपयोग में लाया जा सकता है। हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक। एक बार फिर आप सबका स्वागत है कार्यक्रम सखी सहेली में। मैं रज्जू मौसी और हमारे साथ सोनाली पाठक। चलिए, हमारे एक साथी ने यह भी लिखा है कि वर्षा जल संचयन हेतु हमारी कॉलोनी में पहले से ही ऐसी व्यवस्था की गई है। सभी ब्लॉक के घर की छतों का पानी कॉलोनी के बगीचे में आ जाए, और आजकल लोगों ने इस कार्य हेतु जागरूकता भी दिखाई देती है लोगों में। और जितने भी न्यू कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं वहां भी इस तरह वर्षा का जल संचयन के कार्य को अंजाम दिया जा रहा है। जमीन के नीचे बड़े बड़े टैंक बनवाकर सभी पानी का उपयोग करने का अच्छा प्रयास है, और मेरी शाला में भी इस तरह से प्रयास हो रहे हैं, और हम ये तो पढ़ चुके हैं जी। एक और संदेश है, जल संचयन का मुख्य उद्देश्य संग्रह नहीं बल्कि भूजल स्तर में वृद्धि करना है। ट्यूबों के माध्यम से एकत्रित पानी को भूजल पुनर्भरण के लिए बनाया जाता है। और आपने ये भी लिखा है कि वर्षा जल संचयन या रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वर्षा के पानी का जरूरत की चीजों में उपयोग कर सकते हैं। इस तकनीक में जल को मिट्टी तक पहुंचाने से पहले जमा करना जरूरी होता है। तो जैसे हमने बात की ना मौसी जी कि भगवान बुद्ध के जो संदेश हैं उन्हें अमल में लाने की जरूरत है, तो जीवन में भी ऐसे कई सारे उदाहरण हैं। जैसे फिर जल संचयन की बात क्यों ना हो, उसे बस गर्मियों के मौसम में हमें याद आते ही ये सब बातें और फिर हम भूल जाते हैं। तो ऐसा ना हो, अगर आपका घर बन रहा है, नया घर बन रहा है, तो उसमें ऐसा कुछ तो हो कि जमीन के अंदर टैंक बनाए जाए, ताकि जो है वर्षा जल का पानी जो है उस टैंक में जमा हो जाए और साल भर हम उसका उपयोग कर सकते हैं। फिर गर्मियों का मौसम क्यों ना हो, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। इन बातों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है, और हमें उम्मीद है कि हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं, जो खुद हमें तरह तरह की जानकारी भेज रहे हैं, वो तो स्वयं होंगे ही जागरूक, और अपने आसपास जो लोग नहीं हैं उनको भी जागरूक करने का प्रयास जरूर करेंगे अपनी तरफ से। और अब कहीं घूमने चलें क्या? हाँ, सुंदरवन की सैर करवाते हैं ना। सुंदरवन चलना है। तो सुंदरवन जो है भारत और बांग्लादेश में स्थित विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है, और बंगाल की खाड़ी के मुहाने पर स्थित कई द्वीपों के समूह को ही सुंदरवन कहते हैं। और ये डेल्टा सदाबहार वन और विशाल खारे पानी के दलदल से भरे हैं, और इस दलदली जंगल में ऊंची नीची संकरी खाड़ियां हैं। यहाँ के नरभक्षी बाघ बंगाल टाइगर के नाम से विश्व प्रसिद्ध है। और सुंदरवन
सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत और बांग्लादेश के बीच 40,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ एक डेल्टा है। सुंदरी नामक मैंग्रोव के कारण इसका नाम सुंदरवन रखा गया है ना? हाँ, तो यानी वो मैंग्रोव का ही जंगल है। वो दलदल भरी वो जो खाड़ियां हैं और उसमें वो इतना सुंदर हरा भरा वो दृश्य इतना सुंदर है ना मौसी जी कि जिसका हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। आप तो गई हैं वहां जी, तो आप वर्णन कर सकती हैं। मैं कर सकती हूँ, पर अगर आप खुद वहां जाएंगी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं वर्णन करूंगी तो शायद आप फिर जाने का प्लान बनाएं। बिल्कुल, यहाँ जाने का सबसे अच्छा समय जो है वो है नवंबर से मार्च के बीच। इस समय यहाँ मौसम बहुत सुहावना होता है और सुंदरवन में वनस्पतियों और जीवों की अविश्वसनीय विविधता नजर आती है। इन वनों में मैंग्रोव की लगभग 78 प्रजातियां हैं और रॉयल बंगाल टाइगर के अलावा बिल्लियां, मकाक, तेंदुआ, नेवला, जंगली सुअर, उड़ने वाली लोमड़ी, चीतल, हिरन, रिसास बंदर, ये सब यहाँ देखने को मिल सकते हैं, है ना? बहुत खूबसूरत ये दृश्य होता है। बस ये है जैसे आपने बताया कि नवंबर से मार्च के बीच में ही यहाँ जाना है, क्योंकि बारिश में तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, तो वो जो पशु पक्षी है वो तो छुप जाते हैं अंदर, और गर्मी में इतनी ज्यादा गर्मी होती है तो वहाँ ना जाए तो ही अच्छा है। तो नवंबर से मार्च के बीच में ही जाए जब मौसम बहुत सुहावना होता है वहाँ। बिल्कुल, और ये जो सुंदरवन समुद्री जीवों के लिए बहुत समृद्ध है ना? बहुत समृद्ध है। यहाँ पर खारे पानी का मगरमच्छ, लाल फिडलर, केकड़े, हर्मिट केकड़े नजर आते हैं। साथ ही कछुए, किंग कोबरा, वाटर मॉनिटर और रॉक पाइथन जैसे सरीसृप भी वहाँ पर दिखाई देते हैं। क्या बात है, क्या बात है। सुंदरवन डेल्टा 3 नदियों गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना के मिलने से बनता है और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान कोलकाता से लगभग 110 किलोमीटर दूर है। कैनिंग गांव पहुंचने पर गोरखाली जेट्टी तक आपको वैन से पहुंचाया जाता है और फिर गोरखाली से आप जलमार्ग से ही सुंदरवन पहुंच जा सकते हैं। मौसी जी, ऐसा है ना कि जब भी हम किसी जगह पर घूमने जाते हैं तो उस वक्त हम जीप से या फिर गाड़ियों से सफारी पे जाते हैं, पर यहाँ पर सुंदरवन में जब हम जाते हैं तो वहाँ पूरी सफारी नाव से होती है। यानी जेट्टी लिखा है, आप उसी जेट्टी से जाते हैं। जेट्टी से जा और वहाँ पे जो ना ऐसा क्रूज होती है वो, उसमें डबल टिबल मंजिला वो नाव होती है। उसमें नीचे की मंजिल पे जो है ना खाना बनता है और ऊपर में सब कुर्सियां लगी होती है, उसमें बैठ के हम सुंदर दृश्य निहारते हैं। और बस फिर वहां से हमें नीचे से ही गरम गरम नाश्ता जो है वो 9-10 बजे नाश्ता सर होता है, फिर 1-1:30 बजे हमें खाना परोसा जाता है और हम बस साथ में चाहिए। खाने में क्या देते हैं? अपना नॉर्मल ही खाना होता है, उसमें और एक्स्ट्रा कुछ नमकीन होता है, फिर मिठाई होती है। नॉर्मली दाल चावल सब्जी रोटी जो हमारे पैकेज में होता है वो दिया जाता है। और बस साथ में चाहिए कैमरा और दूरबीन चाहिए, क्योंकि हम कैमरे से और दूरबीन से जानवरों को देख सकते हैं। बहुत सुंदर दृश्य होता है। बहुत करीब दिखाई देते होंगे ना दूरबीन से? दूरबीन से करीब दिखाई देते वैसे और रहते हैं बहुत दूर। और नीचे जो होता है वहां पर भी हम थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं, पर वो जो हमारे जो नाव चालन करने वाले जो होते हैं नौका वाहक, वो हमें संदेश देते कि भाई अब ये सेफ है, यहाँ पर ही जाइए, क्योंकि वहां के जो बाघ जो है नरभक्षी बाघ है, तो अपने इन्हें बहुत ज्यादा डेयरिंग करने की जरूरत नहीं है। और ये जो है सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में नाव सफारी करवाई जाती है। और सफारी का समय जो होता है ना मौसी जी, वो सुबह 8:30 से शाम को 4 बजे तक रहता है। यानी शाम 6:30 बजे के बाद में वहां पर नावों का प्रवेश वर्जित है। अच्छा। शाम को वहां पर रोक दिया जाता है और रोकने के बाद में किनारे से हम उतर के फिर रिसोर्ट में जाते हैं, जो वहां पर बने हुए हैं बहुत सारे रिसोर्ट। और वहां पे रात का खाना, और वहां पे फिर है ना वहां के लोक कला का नृत्य वगैरह भी हमें देखने को मिलता है। ये बहुत खूबसूरत नृत्य होते हैं और देखने से एकदम से है ना मन मोहित हो जाता है। बिल्कुल, हमारे श्रोता ने भी कुछ जानकारी भेजी है। लिखते हैं कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के दक्षिणी भाग में गंगा नदी के सुंदरवन डेल्टा क्षेत्र में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र
एवं बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र है। ये क्षेत्र मैंग्रोव के घने जंगलों से घिरा हुआ है और रॉयल बंगाल टाइगर का सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र है। ये विश्व का एकमात्र नदी डेल्टा है जहां बाघ पाए जाते हैं। हाल के अध्ययनों से पता चला है कि इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघों की संख्या 103 है। यहाँ पक्षियों, सरीसृपों तथा रीढ़ विहीन जीवों इन्वर्टिब्रेट्स की कई प्रजातियां भी पाई जाती हैं। इनके साथ ही यहाँ खारे पानी के मगरमच्छ भी मिलते हैं। और वर्तमान में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1973 में मूल सुंदरवन बाघ रिजर्व क्षेत्र का कोर क्षेत्र तथा 1977 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित हुआ था। 4 मई 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। हमारे एक साथी लिखते हैं कि सुंदरवन का इतिहास 200-300 ईस्वी तक का है। ऐसा माना जाता है कि मुगल काल के दौरान सुंदरवन के जंगलों को आसपास के निवासियों को पट्टे पर दिया गया था, जिन्होंने उनमें बस्तियां बनाई। हालांकि आने वाले वर्षों में 17वीं शताब्दी में पुर्तगालियों और नमक तस्करियों द्वारा उन बस्तियों पर हमला किया गया। आज जो कुछ भी बचा है वह उनके खंडहर है, जिनमें से अधिकांश नेती धोपानी नामक स्थान पर पाए जा सकते हैं। और सुंदरवन में आवास की तो कोई समस्या है ही नहीं। तुमने बताया रिजॉर्ट्स वहां बने हुए हैं। आपके बजट और प्राथमिकताओं के अनुकूल बहुत सारे होटल और रिजॉर्ट्स उपलब्ध हैं। यहाँ के पर्यटकों के आकर्षण केंद्र हैं और सीजन सजाने वाली जो है ना वो एक खाली वॉच टावर, साजने खाली वॉच टावर, जो वन्य जीवों को देखने के लिए बहुत ही अद्भुत जगह, मतलब वहां से वो ऊंचाई पर होगा और वहां जाकर आप देख सकते हैं। दूरबीन तो बताया ही कि भाई दूरबीन जरूरी है ना। और क्या बता रही हो? और बहुत सारी बातें। पहले गाना सुन ले। गाना सुन ले। चलो चलते हैं घूमने, कुछ घूम ही ले। चलती रहे जिंदगी, तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले, चलती रहे जिंदगी। ना ज़मीं मंजिल ना आसमां, जिंदगी है जिंदगी। तुम भी चलो हम भी चले,
दिल के तारों में हो अब रुके ना कहीं प्यार का कारवां नित नई रुत के रंग में ढलती रहे जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे जिंदगी ना ज़मीं मंजिल ना आसमां जिंदगी है जिंदगी तुम भी चलो हम भी चले चलती रहे। तो बस अभी थोड़ा बहुत हम और चलते हैं सुंदरबन और जानकारी अपने श्रोताओं को देते हैं और उनसे लेते हैं। सुंदरबन में एक कलश द्वीप है और यहाँ पर सर्दियों के दौरान बड़ी संख्या में ऑलिव रिडले कछुए जो है घोंसले के लिए दक्षिण 24 परगना में स्थित कलश द्वीप की ओर बढ़ते हैं, जिन्हें देखना एक बहुत ही अद्भुत अनुभव है। ये तो बहुत भाग्य की बात है कि जब हम जा रहे हैं उस वक्त दिखे ना दिखे, पर आप जैसे नेट के माध्यम से देख सकते हैं, मैंने टीवी पर देखा था, बहुत सुंदर दिखता है कि उनकी पूरी कछुए जो है, ढेर सारे कछुए जो है निकलते हैं उसमें से। और हेनरी द्वीप पर एक छोटे बांस के पुल को पार करके वहां पहुंचा जा सकता है, जहां 50 से अधिक तालाब हैं और जहां मत्स्य पालन किया जाता है। और साथ ही नेती धोपानी में 400 साल पुराना शिव मंदिर है। यहीं पास में एक मीठे पानी का तालाब भी है और बागबटपुर में मगरमच्छ की अंडे से निकलने की प्रक्रिया भी होती है। और ये देखना कितना अद्भुत होता होगा। सुंदरबन यूनेस्को द्वारा घोषित विश्व धरोहर स्थल है। ये फोटोग्राफ और पर्यटकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं। इस पूरे जंगल का 1/3 हिस्सा जो है यानी 38,500 वर्ग किलोमीटर भारत में आता है। और इसके अलावा यहाँ पे दर्शनीय स्थल जो है कैखाली, पियाली और हॉलीडे टापू और सजना खाली सेंचुरी, ये बहुत ही दर्शनीय स्थल है। और हमारे बहुत सारे साथी हैं ना, वो भी मैसेज लिखकर भेज रहे हैं और हमारे साथी जो है इसके बारे में तो लिख रहे हैं, साथ ही जो जिस बात को लेकर हमारी धड़कनें बढ़ती थी उस वक्त परीक्षा बिल्कुल। तो परीक्षा तो आती है, तो बुआ जी आपको भी ऐसे ही कुछ, मौसी जी आपको भी ऐसे ही कुछ अनुभव रहा होगा कि रिजल्ट आने वाले हैं, उस वक्त थोड़ी धड़कनें बढ़ गई? धड़कनें बिल्कुल बढ़ती हैं। परीक्षा चाहे कितनी भी अच्छी जाए या अच्छी ना जाए, लेकिन रिजल्ट के लिए तो धड़कनें बढ़ी ही होती है। हमने देखा जो हमारे क्लास के टॉपर्स होती थी, उनकी भी धड़कनें मुझसे ज्यादा बड़ी होती थी। हम लोग को लगता था कि हाँ चलो ठीक है, अच्छा नहीं होंगे, पास हो जाएंगे, ठीक ही ठाक रिजल्ट होगा। लेकिन जो टॉपर्स थी उनको ज्यादा, मैंने देखा ज्यादा उनकी धड़कनें, क्योंकि उन्हें ऐसा ना लगता, ऐसा लगता नहीं कि मेरा जो पहला नंबर है उससे मैं दूसरे पे ना आ जाऊं, है ना? बिल्कुल। ये इससे उन्हें ज्यादा टेंशन होता है कि ठीक है हम जैसे है तो ठीक है, नहीं चलो अच्छा फर्स्ट क्लास में पास हो गए, कुछ सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन मिल गया है, तो हमें खुशी होती थी। लेकिन आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो देखती हूँ ये नंबरों से क्या, आज कौन याद करता है कि मुझे 10th में और 12th में क्या नंबर आया था। नहीं पर है ना मौसी जी, अभी तो जो है ना दूसरी तीसरी के जो बच्चे होते हैं या पहली दूसरी के बच्चे, उनके जब नंबर आते हैं तो उनसे ज्यादा पेरेंट्स को टेंशन होता है कि मेरा से पेरेंट्स को ज्यादा टेंशन होती है। हमारे पुराने जमाने की बात करें तो उस वक्त पेरेंट्स रिलैक्स रहते थे, उन्हें इतने यहाँ ठीक है ना चलो पास हो गई ना, लड्डू खिला देंगे। पर अभी ये बहुत ज्यादा, ये जो टफ कंपटीशन है इसके कारण जो है तनाव बहुत ज्यादा हो रहा है, पेरेंट्स को भी हो रहा है और बच्चों को भी हो रहा है। हमारे एक साथी लिखते हैं जिस दिन रिजल्ट निकलने वाला होता था उस दिन डर और घबराहट बहुत होती थी, पर स्कूल जाते थे और परीक्षा परिणाम लेकर आते थे, लेकिन मेरिट में तो कभी नहीं आए, लेकिन कभी फेल भी नहीं हुए। पापा को भी बड़ा इंतजार रहता था, घर आते ही वो परीक्षा की अंक सूची देखते, परिणाम जो भी रहा हमेशा खुशी ही जाहिर करते और मिठाई लाते। कॉलेज में आने पर परिणाम पापा की मदद से अखबारों में ढूंढते रहते और फिर पास होने पर फिल्म देखने जाना तो हमेशा ही होता था। मैंने जो अभी कहा ना कि पहले इतने पेरेंट्स को इतना टेंशन नहीं होता था, चलो पास हो गए ना बहुत अच्छी बात है, पर आज और पहले की बात
बहुत फर्क है, बहुत फर्क है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि अपना तो मैट्रिक बोर्ड का परीक्षा परिणाम जो भी आया था बहुत बढ़िया नहीं था, लेकिन जब बेटा CBSE बोर्ड दिया तब मन बड़ा तनाव में रहता था। बेटे को हर तरह से समझाती तो रहती थी जो भी होगा अच्छा होगा, पर खुद बहुत तनाव में रहती थी। रात को 12:30 बजे लैंडलाइन पर फोन आया, किसी दोस्त ने फोन किया था, बहुत अच्छे नंबरों से पास किया था, मैथ्स 100 में 100 आया था और अपने स्कूल में 1 to 10 में था। बता नहीं सकती थी वो रात हम माँ बेटे ने कैसे काटे। सबसे पहले उसने रात में ही लैंडलाइन से अपने पापा को फोन किया, उनकी दूर पोस्टिंग थी, जल्दी फोन लगता नहीं था। उस समय मोबाइल नया नया आया था, बात करने के लिए खुला एरिया या छत पर जाना पड़ता था। उसके बाद उसने अपने घर पर दादाजी को फोन किया, बहुत खुश हुए सब परिवार, सभी बेटे को बधाई दे रहे थे। पर मेरे ससुर जी ने कहा कि बेटा तो तुम्हारा मेहनत किया परिणाम उसका बहुत सुखद मिला, लेकिन ये तुम्हारे तपस्या का फल है, मेरे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद था, इनाम था। क्या बात है, क्या बात है। ये वही तो मैं कह रही हूँ ना मौसी जी, कि जो सुखद पल होते हैं ना, वे आज भी उन पलों को याद करके बहुत एक आनंद की अनुभूति देते हैं ना। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं कि मेरा ग्रेजुएशन का रिजल्ट आने वाला था, एक पेपर अच्छा नहीं हुआ था, तो जिस दिन रिजल्ट हुआ तो पापा न्यूज़पेपर शाम को घर लाते थे, शाम तक उनका इंतजार करती रही। तो जब पापा आए तो भगवान जी के आगे बैठ गई और पापा आए तो कहने लगे मेरा बच्चा पास हो गया है और ग्रेजुएशन में, और मैं जल्दी उठकर पापा के गले लग गई और वो दिन भी आज याद आता है। कितना सुखद है ना। बिल्कुल। और एक आपने लिखा है कि मैंने जब हाई स्कूल यूपी बोर्ड से दिया था उस समय इंटरनेट तो थे नहीं, शाम को रिजल्ट पेपर में आते थे, साइकिल पर आवाज देता निकलता था, हाई स्कूल रिजल्ट आ गया। उस समय ये सुनकर बड़ी घबराहट होती थी, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा हो जाते थे, एक पेपर लिया जाता था, मोहल्ले के और लोग जो भी हाई स्कूल में थे सब अपना अपना रोल नंबर ढूंढते थे, एक एक करके। उस समय दिल इतनी जोर जोर से धड़कता था कि पूछिए मत। मैं 2nd डिवीजन में पास हो गई थी एक ही बार में। इससे पहले जिसने भी हमारे घर में हाई स्कूल 2 या 3 बार में पास होते थे, मेरे चाचा तो चारपाई पर बैठे थे, उसी पर खड़े होकर उछलने लगे। बहुत खुशी हुई थी सबको, फिर हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया। कितना कितना सुखद है ना। और कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि रिजल्ट थोड़ा सा अच्छा नहीं हुआ तो हम परेशान भी हो गए थे, ऐसे भी बहुत सारे वाकया होते हैं। पर उस वक्त भी संभालने वाले भी हमारे माता पिता ही होते हैं। बिल्कुल। और हमारे एक साथी ये भी लिखते कि बात 10वीं कक्षा के परिणाम आने के समय की है कि अपने विद्यालय के बोर्ड का रोल नंबर लिए मैं विद्यालय और मैनेजर साहब के कमरे में दाखिल हुआ। अपना नाम बताते हुए रोल नंबर बताया। मैनेजर साहब ने नाक पर से अपना चश्मा ऊपर करते हुए लिस्ट को ऊपर से नीचे तक देखा और देखने के बाद मुझे कहा आपको 2 विषय में अंग्रेजी और गणित में कंपार्टमेंट आई है। यह सुनते ही उम्मीद से भरी गठरी मेरे हाथ से छूटकर जमीन पर आ गिरी और मैं हताश निराश मुंह लटकाए हुए कमरे से बाहर निकल आया। अचानक ही मुझे मेरे भाई की याद आ गई जो मेरी ही कक्षा 10वीं में पढ़ता था। मैं फिर से मैनेजर साहब के कमरे में दाखिल हुआ और अपने भाई का रोल नंबर बताते हुए मन ही मन सोच रहा था कि ईश्वर कहीं मेरा भाई पास ना हो जाए, नहीं तो घर पहुंचते ही मेरी शामत आ जाएगी। मैनेजर ने मुस्कुराते हुए कहा तुम दोनों भाई पढ़ने लिखने में एकदम एक जैसे हो, तुम्हारे भाई की भी 2 विषयों में कंपार्टमेंट आई है। मैं सुकून से भर गया और राहत की सांस ली। दोनों का परिणाम एक जैसा था और हम दोनों अब बड़ी शान से हंसते मुस्कुराते घर जा सकते थे, क्योंकि ना कोई पास था ना कोई फेल था, दोनों एक जैसे। अभी इतनी हंसी आ रही है पर उस वक्त उन पर क्या गुजर रही होगी ना। बिल्कुल भाई, मैंने कहा ना जब पीछे देख के याद करते हैं तो लगता है अरे कितना हम फालतू में घबरा रहे थे ना। चलो एक गीत सुन लेते हैं। मुझे फिर याद वो जालिम गुजरा जमाना बचपन का, हाय रे अकेले छोड़ के जाना, और नाना बचपन का आया है मुझे फिर याद वो जालिम।
परीक्षा को लेकर ना कुछ दुखद बातें भी होती हैं, जैसे खुशियां भी दे जाती है, पर हमारी एक सखी ने ये लिखा कि किसी कारणवश वे परीक्षा तो नहीं दे पाई, साथ ही उन्हें पढ़ाई भी छोड़ना पड़ा और इसका दुख उन्हें ताउम्र रहा है। पर एक ऐसा काम कर सकते हैं ना मौसी जी कि पढ़ने के लिए तो कोई उम्र का बंधन नहीं होता है, तो आगे चल के भी अगर किसी के साथ ऐसी स्थिति आ जाए तो आगे भी पढ़ सकते हैं ना। बिल्कुल, कि बस मन में एक चाह हो तो हम कर सकते हैं। और हमारे एक साथी ये भी लिखते हैं, देखो ना, दो बहुत छोटा सा एक संदेश भेजा, कभी कभी कुछ मनचले मजाक करने के लिए झूठ मूठ कुछ पुराने पेपर पर रिजल्ट आने की खबर देता निकल जाता था, इससे ना सब में हड़कंप मच जाता था। बस ये लिख के भेजा उन्होंने। अच्छा। और हमारे एक साथी लिखते हैं कि 10वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा देकर राजस्थान से मेरठ शहर चला गया, लेकिन रिजल्ट आने के दिनों मुझे थोड़ी घबराहट और खुशी भी थी। उन दिनों रहती थी, डाकिया आता था, चिट्ठी लेकर तो मन घबराता था क्योंकि पूरा विश्वास नहीं था, पता ही नहीं रिजल्ट कैसा रहेगा। और एक दिन घर से भैया का लिखा हुआ लिफाफा डाकिया देकर गया और मैं उस दिन बाहर गया था, पर जैसे ही आया अंकल जी ने मुझे बताया कि तुम पास हो गए हो, तो बहुत खुशी हुई और शाम को 11 रुपए के पेड़े का प्रसाद भी बांटा। क्या बात है। कुछ श्रोताओं ने तो एक एक दो लाइन का मैसेज भेजा, जैसे एक ने सिर्फ लिख के भेजा, ये परीक्षा के परिणाम का विषय आज क्यों लाया, बहुत डर लगता है। एक ने लिखकर भेजा, परीक्षा के नाम से पहले तो डर रहता था, पर उसका फल तो और भी भयानक होता था, पता नहीं चला आज तक कि आखिर ये डर था भी क्यों। और जब हमें ना पेरेंट्स बन जाते हैं ना, तब हम बोलते हैं डरने की क्या बात है, डरने की क्या बात है। और जब हम उस अवस्था में होते हैं तब हमें बहुत डर लगा रहता है। बिल्कुल। तो जैसे बुद्ध के संदेश है, तो उसे हमें अमल में लाना है कि भाई अगर हम डरे हैं तो बच्चे भी डरेंगे, बहुत स्वाभाविक सी बात है। पर डर के आगे जीत है। और अब गीत है। नहीं, गीत तो हमारे पास सुनाने का वक्त बिल्कुल नहीं बचा है। अच्छा। लेकिन ये जो हमारे पास इतने सारे संदेश आए ना कि परीक्षा से डर लगता था, हम सबको परीक्षा से डर लगता था, तैयारी पूरी होती थी तब भी डर लगता था, चाहे तैयारी कितनी बेहतरीन क्यों ना हो। लेकिन ये डर जो होता था ना, ये शायद हमसे और मेहनत भी करवाता था, है ना, कि कहीं कुछ गड़बड़ नहीं हो, कुछ ऐसा ना हो। तो ये इसकी वजह से जो है हम पढ़ाई पर ज्यादा ध्यान तो देते ही थे। लेकिन बहुत से बच्चे ऐसे भी थे जो मतलब बहुत पढ़ाई नहीं करते थे, ते भी बहुत अच्छे नंबर ले आते थे। दिमाग बहुत अच्छा रहता होगा, बहुत स्मार्ट अंदाज से वो पढ़ाई करते होंगे। कि कुछ लोग ना साल भर रटते रहते, साल भर पढ़ते रहते, पर वो कि नहीं, सचमुच जितना दिमाग में जा रहा है उतनी ही बातें याद रखना है, बहुत ज्यादा दिमाग को परेशान नहीं करना है। और अब पीछे मुड़ के देखें ना मौसी जी, तो ऐसा भी लगता है ना कि वो भी आज कितने क्षेत्र में आगे हैं, अव्वल है। तो ऐसा नहीं है कि स्कूल की जो परीक्षा है उसमें जो मार्क ज्यादा लाते हैं वो ही जिंदगी में बहुत आगे बढ़ते हैं। जीवन की परीक्षा अच्छा कर ही लेते हैं, तो जीवन की परीक्षा में भी सफल होना उतना ही जरूरी है ना। बिल्कुल। तो अब इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने श्रोताओं से ले इजाजत। रजो मौसी का और सोनाली पाठक का नमस्कार। सखी सहेली। सखी सहेली।